हैं अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 40, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे के होंठों पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आती है। उसके माथे पर गोल्डन फ्लेम मार्क फिर से चमक उठा। उसने स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे एक बहुत बड़ा क्रिम्सन कलर्ड लोटस अपीयर हो गया। बैंग 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 की आवाज हुई और एक के बाद एक जैसे जैसे क्रिम्सन कलर्ड लोटस के लेयर्स यानी पेटल्स खुल रहे थे। हर एक पेटल्स के खिलने के साथ फीनिक्स डोमेन जोर से फटकर तोड़ दिया जाता है। जो ब्लेजिंग फीनिक्स अभी बना था वो तुरंत ही 1000 टुकड़े में बिखर जाता है और बिखरने के बाद गायब हो जाता है। अब आगे फेंग शिचन क्लियरली महसूस करता है कि उसका फीनिक्स डोमेन एक कागज की तरह एक पल में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। सिर्फ 10 सांसों से भी कम वक्त में उसका फ्लेम से कनेक्शन खत्म हो गया। आसपास की भीड़ की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे घंटियां। सब लोग शॉक में इतने ज्यादा थे जैसे होश खो बैठेंगे। पहले उन्होंने युनचे के बारे में सिर्फ रूमर्स ही सुने थे, जैसे बर्निंग हेवन क्लैन को अकेला खत्म करना, लिंग तियानी को बुरी तरह से घायल कर देना। शाओ ज्वेतियन का माथा पसीने से भीग गया था। युनचे की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को अपनी आंखों से देखकर वो आधा डर गया था और आधा खुश भी हुआ। खुश इस बात पर कि उसने युनचे के सामने जिद नहीं की थी और कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। युनचे की फ्लेम को देखकर फेंग शिचन तुरंत पहचान लेता है कि ये फ्लेम्स भी फीनिक्स फ्लेम्स ही हैं। लेकिन दोनों फ्लेम्स फीनिक्स होने के बावजूद युनचे की फ्लेम्स की गर्मी और उनमें छुपी ओवरबेरिंग प्रेशर ने फेंग शिचन के शरीर और उसके ब्लड लाइन को एक साथ हिला दिया। उसका शरीर फ्लेम्स के साथ नेचुरली अट्यून्ड था, लेकिन युनचे की फ्लेम्स बिना छुए ही उसके प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी को तोड़ने लगी थीं। उसके शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा हो। फेंग शिचन चिल्लाता है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तू सिर्फ एक बास्टर्ड है, सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट बास्टर्ड जो अर्थ प्रोफाउंड रेल्म में है। तू कैसे मुझसे फीनिक्स ब्लड लाइन के अगेंस्ट जीत सकता है? फेंग शिचन के कपड़े एकदम से फूल जाते हैं और उसके शरीर से स्कारलेट फ्लेम्स उभरते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे फ्लेम्स इरप्ट कर पाती, युनचे की स्टार स्कॉर्चिंग फ्लेम्स समुंदर की लहरों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे पूरा निगल लेती हैं। सिर्फ 5 सांसों के अंदर वो फीनिक्स फ्लेम जो फेंग शिचन ने डेस्परेट होकर इग्नाइट की थी, पूरी तरह से दब गई और बुझ गई। उसकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी भी जल्दी ही मेल्ट होने लगी। फेंग शिचन इंस्टेंट पैनिक में आता है और पहली बार अपनी लाइफ में मौत का असली खतरा महसूस करता है। एक जोर की चीख के साथ वो अपनी पूरी एनर्जी गैदर करता है और सबसे तेज स्पीड से पीछे रिट्रीट करता है। स्टार स्कॉर्चिंग फ्लेम्स से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला था कि युनचे का फिगर उसके सामने एक गोस्ट की तरह आ गया। ड्रैगनफॉल्ट हेवी सोर्ड उसके हाथ में था और वो सीधा फेंग शिचन के सीने पर स्मैश करता है। 2 बॉडीगार्ड्स, काले कपड़े वाला एल्डर और लाल कपड़े वाला एल्डर, पहले से ही शॉक में थे जब फेंग शिचन की फ्लेम्स कोलैप्स हो गई थीं। अब फेंग शिचन की हालत देखकर दोनों डर के मारे सफेद पड़ गए और जोर से चिल्लाए, रुक जाओ। उनकी चीख के साथ ही दोनों लाइटनिंग की तरह युनचे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूव किया, उनका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया और उनकी मूवमेंट्स एकदम स्टिफ हो गई। एक सफेद फिगर ब्लर होता है और सिया किंगयू दोनों के सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर आइस वेल यानी नकाब होता है और उसके आसपास आइस स्पिरिट्स निकल रही होती हैं। वो ठंडी आवाज में कहती है, तुम दोनों नंबर्स का फायदा उठाकर एक यंग को एल्डर्स की तरह बुली करना चाहते हो। दोनों एल्डर्स गुस्से से चिल्लाते हैं, सिर्फ एक छोटी लड़की जैसी तुम हमें रोकने की हिम्मत करती है, तुम मारना चाहती हो। उनके बोलने से पहले ही लाल कपड़े पहने एल्डर एक बड़ा पाल्म स्ट्राइक मारकर फीनिक्स फ्लेम्स छोड़ता है, सीधा सिया किंगयू को उड़ा देने की कोशिश में। लेकिन उसके फ्लेम्स सिया किंगयू के पास तक पहुंचे भी नहीं थे कि वे एकदम रुक गए, फिर जल्दी से गायब हो गए और आखिर में स्कैटर्ड आइस बनकर नीचे गिर गए। ये देखकर दोनों एल्डर्स के दिमाग हिल गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसी वक्त एक बहुत ही टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी उनके शरीर में घुस गई। उनका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। सिया किंगयू के आसपास आइस स्पिरिट्स ट्रैम्बल होती हैं और उनके बीच की जमीन एकदम से फट गई। जमीन से एक बड़ा आइस क्रिस्टल का पेड़ निकला जो जल्दी से बढ़कर बर्फ के पत्तों और आइस क्रिस्टल्स का एक डेंस झाड़ बन गया। एक पल में दोनों एल्डर्स उसके अंदर सील हो गए। उनके शरीर पर गिरने वाली कोल्ड एनर्जी उनके इमेजिनेशन से भी ज्यादा भारी थी। दोनों ने तुरंत फीनिक्स फ्लेम्स इग्नाइट करके रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आइस के ब्रांचेस और बर्फ के पत्तों के अंदर उनकी फ्लेम्स इग्नाइट होते ही खत्म हो गई। कुछ फ्लेम्स तो सीधे आइस क्रिस्टल्स बन गईं। दोनों एल्डर्स आइस ब्रांचेस के अंदर पूरी ताकत लगा के स्ट्रगल करते रहे, लेकिन दोनों मिलकर भी थोड़े वक्त में निकल नहीं पाए।
बल्कि उनके शरीर और ज्यादा जम गए, उनका खून तक जमने लगा। सिया किंग्यू को देखकर, जो आइस स्पिरिट्स में घिरी हुई थी, उनके दिल का शौक और ज्यादा गहरा हो गया। कैसे पॉसिबल था कि ऐसी पावर ब्लू विंड नेशन जैसी कमजोर जगह पर हो? एक युनचे ही काफी था जो कॉमन सेंस के बियॉन्ड था, और अब एक लड़की जिसकी उम्र युनचे के बराबर थी, इतनी टेरिफाइंग थी। क्या ब्लू विंड नेशन ने सालों से अपनी असली पावर छुपाई हुई थी? दूसरी तरफ युनचे का ड्रैगन फॉल्ट सीधा जाकर फंग सीचन के शरीर पर गिर गया। युनचे की सबसे बड़ी ताकत फिनिक्स फ्लेम्स नहीं, बल्कि उसका हैवी सोर्ड था। लेकिन फंग सीचन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर वो पूरी पावर से बचता तो वो युनचे के अटैक से बच सकता था, लेकिन क्योंकि उसे युनचे के फिनिक्स फ्लेम्स ने पूरी तरह दबा दिया था, वो ये सोचता है कि युनचे की सबसे बड़ी ताकत वो ई फ्लेम्स होंगी। आखिर प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन के हिसाब से वो सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म में था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्थ प्रोफाउंड रेल्म वाला युनचे उससे पावर में भी जीत सकता है। उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने अपना जेड फैन सीधा उठाया और युनचे के हेवी सोर्ड से टकराने के लिए उसमें अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी डाल दी। फंग सिचन, जो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे लेवल पर था, उसने सीधा टक्कर देने की कोशिश की। जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट और जेड फैन टकराए, एक तेज दरार की आवाज आई और जेड फैन, जो हजारों फायर क्रिस्टल से बना था, सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। ड्रैगन फॉल्ट आगे बढ़ता गया और फंग सीचन के सीने पर जा लगा। बैंग की आवाज के साथ फंग सीचन की प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी एकदम से फट गई। उसी वक्त उसके शरीर पर एक रोशनी चमकी और एक तेज फिनिक्स की चीख आसमान तक गूंज उठी। उस रोशनी के साथ उसके सीने पर एक डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड स्कारलेट रूनिक मार्किंग्स उभर के सामने आईं और फिर तुरंत गायब हो गईं। इसी पर ड्रैगन फॉल्ट की ताकत 70% कम हो गई और एक जबरदस्त ताकत से युनचे पीछे उड़ गया। लिंग यून भीड़ में धीरे से कहता है, यह तो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का एम्परर प्रोफाउंड प्रोटेक्टिव आर्मामेंट है, फिनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक। ऐसी फिनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक तो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में सिर्फ 12 ही होती हैं। सोचा भी नहीं था कि उसके पास होगी। चाहे 70% पावर कैंसिल हो गई थी, लेकिन फंग सीचन को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर आधा मिलियन किलो का हथौड़ा लग गया हो। उसके मुंह से खून का तीर निकल गया और वो पीछे उड़ता गया। खून की बारिश आसमान में बिखर गई और उसका पूरा सीना खून से भीग गया। काले और लाल कपड़े वाले दोनों एल्डर, जो ट्री ऑफ फ्रोजन एंड में अटके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि हैरानी से उनकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, योर हाइनेस! बैंग की आवाज के साथ उनके शरीर से तेज आग निकलती है और आखिरकार वे ट्री ऑफ फ्रोजन एंड से आजाद हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे वे दोनों तेजी से फंग सीचन की तरफ भागते हैं और उसे जमीन से उठाते हैं। फंग सीचन की नजर धुंधली हो गई थी। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। फिनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक प्रोटेक्टिव ट्रेजर ने उसे बचा लिया था, इसलिए उसके घाव इतने बड़े नहीं थे। फंग सीचन दांतों को भींचते हुए बोलता है, जल्दी करो, यहां से चलो, जल्दी चलो। बिना पीछे देखे वो निकलने लगता है। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसके पास अब रुकने का चेहरा नहीं था। काले और लाल कपड़े वाले एल्डर कुछ नहीं बोलते। दोनों एक साथ युनचे और सिया किंग्यू की तरफ एक नजर डालते हैं और फंग सीचन को लेकर चलने लगते हैं। तभी युनचे की ठंडी आवाज उनके पीछे से आती है, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम लोग निकलना चाहते हो? हां, क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? बिना बुलाए अंदर घुस आए, मेरी शादी का हॉल बर्बाद कर दिया, मेरी ब्लड लाइन का मजाक उड़ाया और मुझे मारने की कोशिश भी की। अब बस यूं ही निकल जाओगे? क्या तुम समझते हो कि मेरा घर तुम्हारा खेल का मैदान है, जहां आओ और जाओ जब मन हो? काले कपड़े वाला एल्डर रुकता है, पीछे मुड़कर ठंडी हंसी के साथ कहता है, युनचे, क्या तुम समझते हो कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट को तुम जैसा कोई छोटा इंसान छेड़ सकता है? युनचे भी ठंडी हंसी के साथ कहता है, चाहे तुम डिवाइन फिनिक्स सेक्ट हो या फेजेंट डीमन सेक्ट, अगर तुमने मुझे छेड़ा है तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं डिवाइन फिनिक्स एम्पायर को छेड़ सकता हूं या नहीं, क्योंकि अभी के लिए तुम 3 को छेड़ना मेरे लिए काफी है। युनचे हाथ से इशारा करके फंग सीचन की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है, निकलना है? ठीक है, इसका एक राइट हाथ और एक राइट पैर यहीं छोड़ दो, फिर आराम से भाग चले जाओ। युनचे के शब्दों ने डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के तीनों लोगों को और वो मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके कान गलत सुन रहे हों। वो ऑ इंस्पायरिंग डिवाइन फिनिक्स सेक्ट, जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एक ओवरलॉर्ड जैसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस थी, उसे एक छोटे देश ब्लू विंड एम्पायर के एक लड़के ने धमकी दी कि वो एक हाथ और एक पैर छोड़कर जाएं। ऐसा देखना या सुनना तो छोड़ो, इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत किसी ने कभी नहीं की थी। ब्लू विंड का एम्परर
कांग वन है, जिसने अपनी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव और मौत के कगार तक के कैलेमिटीज देखे थे, वो भी इन शब्दों को सुनकर दिल में इतना हिल गया कि उसका दिल तुरंत भड़क उठा। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के तीनों लोगों के बाल खड़े हो गए, पूरे शरीर में आग के झलक फैल गए और उनके सिर गुस्से से फटने वाले हो गए। लाल कपड़ों वाला एल्डर युनचे की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, बदमाश जूनियर, तू हिम्मत कैसे करता है हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के प्रिंस को धमकाने की? हिज हाइनेस हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का और डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का 13वां प्रिंस है। अगर तू उसके एक बाल को भी छुआ तो तुझे हम देख लेंगे। कांग वनहे का सिर पहले ही पसीने से भीग चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा कुछ कहने के लिए, उसने युनचे की ठंडी हंसी सुनी। युनचे कहता है, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? हा, तो चलो मैं खुद तुम्हें दिखाता हूं। युनचे की आवाज खत्म होने से पहले ही वो सीधा आगे बढ़ गया। एक भयानक प्रोफाउंड एनर्जी का तूफान उठता हुआ ड्रैगन फॉल्ट के साथ एक ऐसी ड्रैगन क्राई लेकर आया जो सभी की रूह को हिला गई। सिया किंग्यू की भौहें हल्की सी सिकुड़ती है और उसका शरीर हल्का सा उड़ता है। 3 ओपोनेंट्स थे, एक एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे लेवल का और 2 एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के तीसरे लेवल के, जिनमें फीनिक्स ब्लड लाइन थी। उसे डर था कि युनचे के लिए अकेला इन तीनों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही युनचे की धमाकेदार चीख पूरे इलाके में गूंज गई। युनचे चिल्लाता है, कोई भी बीच में नहीं आएगा। सिया किंग्यू का शरीर थोड़ा रुकता है और कुछ सोचने के बाद उसका हाथ का अंदाज तुरंत बदल जाता है। उसकी बाहें हिलती हैं और आइस स्पिरिट्स के साथ जमीन से 2 बड़े ट्रांसपेरेंट आइस वॉल्स खड़े हो जाते हैं जो दोनों तरफ बहुत तेजी से फैलते हैं। युनचे और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के तीनों लोगों के आसपास का एरिया सील कर देते हैं ताकि उनकी लड़ाई का असर आसपास के लोगों तक न पहुंचे। काले और लाल कपड़े वाले दोनों एल्डर अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि सामने वाला युनचे एक पागल आदमी है। दोनों गुस्से से जल रहे थे। काले कपड़ों वाला एल्डर एक कदम आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक पिच ब्लैक लॉन्ग स्पीयर बन जाता है। उसके स्पीयर से फ्लेम्स निकलती हैं। काले कपड़ों वाला एल्डर अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, इतना तेज जैसे बिजली चमकी हो। स्पीयर का टिप सीधा युनचे के सीने के वाइटल पॉइंट की तरफ घुस रहा था। उसका शरीर आफ्टर इमेजेस और स्कारलेट फ्लेम की लकीर के साथ दिख रहा था। युनचे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसका मोमेंटम बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। हेवी सोड का तूफान जो पहले ही भयानक था, अचानक स्कारलेट फीनिक्स फ्लेम्स के साथ और भी तेज हो गया। जब दोनों के बीच का फासला 5 फुट से भी कम रह गया, तब काले कपड़ों वाले एल्डर को युनचे के इस तूफान का असली डर महसूस हुआ। तभी उसे समझ आया कि फंग सिचेन, जो अपने शरीर पर फीनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक पहने था, एक ही सोड स्ट्राइक से इतना ज्यादा घायल कैसे हो गया। उसका दिल हिला, लेकिन अब पोजीशन बदलने का वक्त नहीं था। वो बस अपने आप को तैयार कर सका। बूम की आवाज हुई। स्पीयर के ऊपर की फीनिक्स फ्लेम्स को युनचे के हेवी सोर्ड ने इतना दबा दिया कि वो पूरी तरह से खत्म हो गई। स्पीयर इतना तिरछा हो गया जैसे टूटने ही वाला हो। पीछे खड़ा लाल कपड़ों वाला एल्डर हैरान हो गया। उसे मालूम था कि यह स्पीयर स्ट्राइक कितना पावरफुल था। उसने युनचे की पावर भी देखी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युनचे इस स्ट्राइक को इतनी आसानी से संभाल लेगा। टकराने के बाद ड्रैगन फॉल्ट की पावर थोड़ी रुक गई और उसी वक्त फीनिक्स फ्लेम्स इरप्ट होते हुए काले कपड़ों वाले एल्डर की तरफ फैल गईं। काले कपड़ों वाले एल्डर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर तेज गति से पीछे गया। दांतों को पिचकाकर वो जोर से चिल्लाया और अपने स्पीयर को छोड़ दिया। उसके पूरे शरीर के ऊपर डेंस और गर्म फ्लेम्स अपीयर हुई और फिर फ्लेम्स एक्सप्लोड होते हुए फ्लेम स्नेक्स शेप्ड में बदलते हुए बिजली की तरह तेजी होकर आगे भागी। वो ब्लड कलर्ड फ्लेम युनचे की फीनिक्स फ्लेम्स को रोक रही थी, टुकड़े टुकड़े कर रही थी। अगर सिर्फ युनचे की फीनिक्स फ्लेम्स होती तो शायद वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाती, लेकिन उन फ्लेम्स के साथ युनचे का हेवी सोर्ड स्टॉर्म पावर भी था। अगले ही पल में वो तूफान और फीनिक्स फ्लेम्स उस ब्लड कलर्ड फ्लेम के समुद्र को तोड़कर आगे बढ़ गए और काले कपड़ों वाले एल्डर की आंखों में ये सब दिखते ही वो डायरेक्टली उसके सीने से टकरा गया। उसकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी को फाड़ दिया, उसके शरीर के अंदर घुस गया और उसके मेरिडियंस में फैल गया। काले कपड़ों वाले एल्डर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन कदम पीछे गिरता गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके चेहरे के सभी सुराखों से खून निकल रहा था। उसकी पूरी शर्ट राख बन गई थी और उसकी स्किन भी काली पड़ गई थी। उसका हाल इतना बुरा था कि बयान नहीं किया जा सकता। अपना सीना पकड़कर काले कपड़ों वाला एल्डर का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके साथ खड़ा लाल कपड़ों वाला एल्डर भी काले चेहरे के साथ खामोश था,
लेकिन युनचे रुका नहीं। उसने अपनी हैवी सोर्ड के साथ सीधा आगे दौड़ लगाई और हैवी सोर्ड से अटैक किया, जिससे खौफनाक हैवी प्रेशर उन दोनों पर पड़ा। काले और लाल कपड़े वाले दोनों एल्डर अब अपना इज्जत बचाने की फिक्र भूल गए और एक साथ अपना अटैक छोड़ा। फायर की वेव ने तुरंत आसमान फ्लेम से भर दिया। स्पेस तक जलता हुआ लगने लगा। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के 2 बड़े एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल के बॉडीगार्ड्स जब अपनी पूरी पावर के साथ एक साथ अटैक करें तो उसकी पावर कितनी डरावनी होगी। सिया किंग्यू के आइस वॉल के पीछे होते हुए भी सब प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को अपना खून उबलता महसूस हुआ। दिल सीने से निकलकर भागता हुआ लगा। पूरा जिस्म अजीब सी घबराहट में भर गया। सबको अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। डिवाइन फेनिक्स एम्पायर के 2 एम्परर प्रोफाउंड्स एक्सपर्ट के फुल पावर अटैक के सामने युनचे के चेहरे पर कोई असर नहीं था। ड्रैगन फॉल्ट पे फेनिक्स फ्लेम्स के साथ उसका हैवी सोर्ड की पावर गरज उठी और एक अनमैच्ड एनर्जी दोनों एल्डर्स को लॉक करके उनकी तरफ इरप्ट हो गई। बूम की आवाज के साथ फीनिक्स फ्लेम्स की टक्कर ने स्पेस में क्रैक कर दिया। फीनिक्स क्राइज, धमाके, हवा के फटने की आवाजें और स्पेस के फटने की आवाज आसमान में गूंज उठी। जबरदस्त रोशनी और धमाकों ने लोगों को तुरंत अंधा और बहरा बना दिया। फ्लेम्स की पावर ने जमीन को 10 मीटर तक उलट दिया। सिया किंग्यू के बनाए हुए फ्रोजन एंड के आइस वॉल्स हिल गए। उन पर फटने की दरारें आ गईं और थोड़ा प्रोफाउंड एनर्जी स्टॉर्म लीक हुआ। लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा लीक्ड एनर्जी ही करीब के प्रैक्टिशनर्स को उड़ाकर फेंक दिया। कुछ कमजोर लोग तो खून थूक कर गिर गए। देखने वाली भीड़ में तुरंत अफरा तफरी मच गई। आसमान तक पहुंचती फ्लेम्स की रोशनी कुछ देर तक चली, फिर धीरे धीरे कम हुई। सबकी नजर वापस आई और आइस वॉल के बीच से सबने देखा कि काले और लाल कपड़े पहने एल्डर दोनों पूरी तरह से काले पड़ गए थे। कपड़े से लेकर बालों तक सब कुछ कोयले की तरह जल गया था और वे अपनी ओरिजिनल जगह से 100 मीटर दूर चले गए थे। लेकिन युनचे को देखा तो उसके जिस्म पर एक भी खरोंच नहीं थी। ड्रैगन फॉल्ट को जमीन पे घसीटते हुए युनचे के होंठों पे एक हल्की मुस्कान थी। काले और लाल कपड़े पहने दोनों एल्डर्स के होंठ कांप रहे थे और उनकी आंखों में डर भी साफ दिख रहा था। जब उन्होंने पहला अटैक किया था तो उन्होंने 1% भी अपनी पावर नहीं छोड़ी थी। पूरे फुल पावर से अटैक किया था, लेकिन युनचे ने उन्हें फिर भी उड़ा दिया। इस वक्त युनचे की बॉडी ब्लर हो गई और एक आफ्टर इमेज के साथ वो सीधा फिंग सीचन की तरफ दौड़ा। पिछले एक्सचेंज में फिंग सीचन को भी असर हुआ था। उसकी पहले से ही बड़ी चोट और भारी हो गई थी और अब वो जमीन पे घुटनों के बल बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। ये देखकर काले और लाल कपड़े पहने दोनों एल्डर का चेहरा घबराकर सफेद पड़ गया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि युनचे सिर्फ एक पागल है जो अंजाम की परवाह नहीं करता, और वो भी एक इतना डरावना पागल। ऐसा शख्स कुछ भी कर सकता था। शायद वो वाकई फिंग सीचन को मार दे। अगर 13th प्रिंस यहीं मर गया तो वे लाख बार मरकर भी अपना गुनाह नहीं चुका पाएंगे। उनके घर वाले तक बर्बाद हो जाएंगे। युनचे की अचानक हरकत ने उनके दिल को फटने जैसा कर दिया। दोनों ने जोर से चीखा और अपनी पूरी पावर दोबारा से एक्टिवेट कर दी। दोनों चिल्लाते हैं, ड्रैगन रप्चरिंग फ्लेम। उनकी पावर 1 हो गई और एक्सट्रीम तक कंप्रेस करके उन्होंने एक बहुत डेंस फीनिक्स फ्लेम्स छोड़ी जो आसमान हिला देने वाली चीख के साथ युनचे की तरफ आई। युनचे की पलकें उठती हैं, वो हैवी सोर्ड घुमाता है और स्काई वुल्फ स्लैश से एक बड़ा वुल्फ का फैंटम हवा में गरजता हुआ अपीयर होता है और उन दोनों एल्डर पर चार्ज करता है। बूम की आवाज के साथ फीनिक्स फ्लेम्स और स्काई वुल्फ की पावर टकरा गई, एक दूसरे को तोड़ती हुई। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। एक डरावने वुल्फ की दहाड़ के साथ स्काई वुल्फ का फैंटम फीनिक्स फ्लेम्स 2 टुकड़े कर देता है। स्काई वुल्फ का फैंटम फिर भी दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और सीधे दोनों एल्डर्स की बॉडी से टकरा गया। स्काई वुल्फ की पावर का 70% पहले ही फीनिक्स फ्लेम्स ने रोक लिया था, लेकिन बचा हुआ एनर्जी अब भी बहुत ही डरावना था। दोनों के प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी एक ही झटके में शैटर्ड गया। उनके सीने का मांस पलट गया, खून छींटे उड़ गए और दोनों के शरीर 30 मीटर दूर तक उड़े गए। लंबे समय तक वे खड़े तक नहीं हो पाए। तब तक युनचे सीधे फिंग सीचन के सामने पहुंच गया था। उसने उसे एक लात मारी। उसका शरीर हवा में घूमकर नीचे गिरा। युनचे का दायां पैर उसके सर पर गिरने वाला था। बूम की आवाज के साथ इस बार युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट का वेट कंट्रोल नहीं किया। उसने उसे पूरा आजाद छोड़ दिया। ड्रैगन फॉल्ट का 20,000 किलो से ज्यादा भारी वेट जमीन को चीर गया और फिंग सीचन का पूरा सर जमीन में कुचल कर दबा दिया। बाहर एक बाल तक नजर नहीं आ रहा था। फिंग सीचन का दिमाग घूम गया। वो जोर जबरदस्ती करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन जो चीज उसके सिर और जिस्म को दबा रही थी वो एक भारी पहाड़ जैसी लग रही थी, और वो खुद पहले से ही इंजर्ड था, तो फिर चाहे वो ठीक भी होता तब भी छुटकारा पाना नामुमकिन था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसका जिस्म बस थोड़ा हिल पाता है, लेकिन छुटकारा लेना तो दूर, जरा सा भी आजादी नहीं मिलती। युनचे के स्काई वुल्फ स्लैश से टक्कर खाकर दोनों काले और लाल कपड़े वाले एल्डर्स का खून और प्रोफाउंड एनर्जी पूरे जिस्म में उलट पुलट हो रही थी, और जब उन्होंने फेंग शिचेन की यह हालत देखी तो उनकी आंखें फटने को आईं। दोनों युनचे की तरफ लड़खड़ाकर दौड़ते हुए चिल्लाए, छोड़ दो हिज हाइनेस को, नहीं तो हमारा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर तुम्हारे पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। युनचे फेंग शिचेन के सिर पर अपना पैर रखते हुए ड्रैगन फॉल्ट का पूरा वजन उस पर डालता है और जोर से हंस के कहता है, वाह, तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। वैसे भी तुमने खुद ही बोल दिया है, तो ये बेचारा जो मेरे पैर के नीचे है अब तो मरना ही पड़ेगा। टिस्क टिस्क, मुझे तो सिर्फ उसका एक हाथ और एक पैर चाहिए था, पर तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं उसकी जान ले लूं। यह कहकर युनचे का चेहरा कोल्ड हो जाता है। उसने ड्रैगन फॉल्ट उठाया, उसकी सोड पर एक डरावनी ऑरा जम गई और वो नीचे अटैक करने ही वाला था, जिसे देखकर दोनों एल्डर एक साथ डरकर चीखते हैं, रुको रुको। दोनों अब गुस्से में फटना चाहते थे, लेकिन गुस्सा दबा के दांत भींचते हुए काले कपड़े वाला बूढ़ा कहता है, युनचे, आज हम हार मानते हैं। हिज हाइनेस को तुरंत छोड़ दो। हम आज तुम पर दोबारा हाथ भी नहीं उठाएंगे और यहां से चले जाएंगे। युनचे जोर जोर से हंस के कहता है, हा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तुम दोनों के अटैक से डर लगता हो। मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं। चलो आओ, आके मुझ पर हमला करो, चलो आओ। काला कपड़े वाला बूढ़ा गुस्से से कांप गया, चेहरा डार्क पड़ गया और लगभग गुस्से से खून थूक देता। लाल कपड़े वाला बूढ़ा दांत पीस के कहता है, युनचे, ज्यादा मत बढ़ो। लेकिन युनचे का चेहरा एकदम से डार्क हो गया, इसलिए उस बूढ़े का दिल कांप गया और वो तुरंत अपनी बात पलटकर नरम आवाज में कहता है, हमने ही तुम्हें पहले परेशान किया था। बस अब तुम हिज हाइनेस को छोड़ दो और हमें जाने दो। हम इसे भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा समझेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। हम किसी को नहीं बताएंगे। वो इधर उधर देखकर आगे बोलता है, यहां जितने लोग हैं मुझे यकीन है कोई भी ये बात बाहर नहीं फैलाएगा, वरना डिवाइन फीनिक्स एक्ट उसके पूरे खानदान को मिटा देगा। युनचे हंसी उड़ा के कहता है, अच्छा, तुम्हारी बात तो मेरी अकल का मजाक उड़ा रही है। तुम लोग इस कुत्ते की टट्टी जैसे प्रिंस को ब्लू विंड लाए थे ताकि अपना रौब जमा सको, लेकिन यहां तुम्हें एक ब्लू विंड के जूनियर ने कुत्ते की तरह पीट दिया। अगर ये बात बाहर फैल गई, टिस्क टिस्क, तुम लोग तो पूरे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। जो कभी सबसे पावरफुल एम्पायर था उसका मजाक बन जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंस तो बचा लिया जाएगा, लेकिन तुम दोनों एल्डर्स को तो तुम्हारे लोग खुद अपने हाथों से फाड़ डालेंगे। तो असल में तुम दोनों ही चाहते हो कि ये राज दुनिया भर में न फैले, लेकिन तुम इसे बार्गेनिंग चिप बना रहे हो। तुम मुझे मंद बुद्धि समझ रहे हो क्या? युनचे की बात सीधे दोनों एल्डर्स के दिल पे गिरी। दोनों का जिस्म कांप गया। दोनों काले और लाल कपड़े वाले एल्डर्स के चेहरे लाल हो गए। लाल कपड़े वाला बूढ़ा कांप के युनचे की तरफ उंगली दिखा के कहता है, युनचे, ज्यादा आगे मत बढ़। युनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम और मैं तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, न दुश्मनी न शिकायत, लेकिन तुम लोग मेरी शादी के दिन बिना बुलाए चले आए, मुझे जलील किया, मेरी शादी तबाह करने की कोशिश की और मुझे मारने तक आ गए, और अब तुम कह रहे हो कि मैं ज्यादा कर रहा हूं। हा, ये तुम्हारी बातें सिर्फ हंसने लायक ही नहीं बल्कि मुझे गुस्सा भी दिलाती है, और जो लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं मैं उन्हें हमेशा और ज्यादा गुस्सा दिलाता हूं। युनचे चिल्लाता है और ड्रैगन फॉल्ट को जोर से नीचे फेंग शिचेन के जिस्म पर पटकता है। बूम की आवाज के साथ हेवी सोर्ड की डरावनी पावर फेंग शिचेन के जिस्म पर फट पड़ती है। हड्डी टूटने की तेज आवाज और दर्द भरी चीख दूर तक सुनाई देती है। सिर्फ एक अटैक से उसके जिस्म की 10 से ज्यादा हड्डियां टूट गईं और 10 से ज्यादा मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए। उसके ब्लड वेसल्स एक के बाद एक फट गई और पूरे जिस्म से खून बहने लगा, जैसे वो एक छेद वाला खून का थैला बन गया हो। दोनों एल्डर चीखते हैं, योर हाइनेस, युनचे, तुम। युनचे आंखें सिकोड़कर कहता है, मैं क्या? तुम कहना चाहते थे ना कि मैं ज्यादा कर रहा हूं? कोई बात नहीं, बोलते रहो। मैं तो यह सोच रहा हूं कि क्या यह बेचारा मेरे अगले अटैक से जिंदा भी बचेगा या नहीं। दोनों काले और लाल कपड़े वाले एल्डर ठंडे पड़ गए। आधे मरे हुए फेंग शिचेन को देख के वो एक पूरी लाइन भी नहीं बोल पाए। तभी कांग वानहे आगे आता है और कहता है, युनचे, डिवाइन फेनिक्स का प्रिंस अभी जवान है,
इसलिए थोड़ा लापरवाह है। उसने बड़ा नुकसान भी नहीं किया। चाहे उसने जो भी गलती की हो, वो मेहमान है और अब उसे सबक भी मिल गया है। और उन्होंने वादा भी कर लिया है कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर तुमने सच में डिवाइन फीनिक्स के प्रिंस को मार दिया तो दोनों तरफ के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों ना अब तुम उसे छोड़ दो। युनचे, जिसका चेहरा अभी तक वाइल्ड एरोगेंस से भरा था, तुरंत इज्जत दिखाता है। ध्यान से उसकी बात सुन के सिर्फ कुछ सेकंड सोचता है, फिर इज्जत से जवाब देता है, चाहे मैं अभी भी गुस्से में हूं, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगा। यह कहकर युनचे अपना पैर फेंग सीचन के सिर से हटा लेता है। फिर अपना पैर उठा के उसका सिर जो जमीन में दबा था उसको लात मार के दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक देता है। दोनों तुरंत आगे बढ़ के खून में भीगे फंग सीचन को पकड़ लेते हैं। युनचे उन्हें ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुमने मेरी शादी तबाह करने की कोशिश की, मुझे मारने तक आ गए। मैं तो चाहता था तुम सबको यहीं खत्म कर दूं, लेकिन हिज मैजेस्टी ने तुम पर दया दिखाई है, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब तक तुमने हमारे ब्लू विंड एम्परर का शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।